नमस्कार साथियों, वीणा पाणी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के इतिहास के बारे में। राजस्थान के इतिहास का सिलेबस, उसके बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान के इतिहास के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो राजस्थान के इतिहास को पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले हमें इतिहास के पिता किसे कहे जाते हैं उसका पता होना चाहिए। विश्व इतिहास के पिता, तो इतिहास के पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? इतिहास के पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। ये यूनान के निवासी थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। ये 484 ईसा पूर्व पुस्तक लिखी गई थी। इसमें भारत व फारस के संबंधों का वर्णन किया गया है। तो ये कुछ बातें हैं कि इतिहास के पिता किसे कहे जाते हैं। तो इतिहास के पिता कहे जाते हैं हेरोडोटस। अब बात करते हैं राजस्थान के इतिहास के पिता के बारे में कि राजस्थान के इतिहास के पिता किसे कहे जाते हैं। तो राजस्थान के इतिहास के पिता जो कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं कर्नल जेम्स टॉड। कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। अब आपको ये लग रहा होगा कि राजस्थान के इतिहास के पिता एक राजस्थानी नहीं है, एक भारतीय नहीं है, बल्कि एक विदेशी कैसे हो सकते हैं। तो ये बात बहुत रोचक है। कर्नल जेम्स टॉड के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। कर्नल जेम्स टॉड मूलतः इंग्लैंड के रहने वाले थे। 1799 ईस्वी में ये भारत आए। सबसे पहले ये पश्चिम बंगाल में रहे, क्योंकि अंग्रेजों का शासन बंगाल की तरफ था। तो पहले ये बंगाल में अंग्रेजों के रेजिडेंट बनकर रहे थे। फिर कुछ समय बाद उनकी नियुक्ति दिल्ली में हो गई और 1818 ईस्वी में जब अंग्रेज व राजपूताना के मध्य संधियां हो रही थी, उस समय उन्हें अंग्रेजों द्वारा राजस्थान भेजा गया। सबसे पहले ये 1818 ईस्वी में उदयपुर रियासत आए थे। उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए। अब पॉलिटिकल एजेंट का काम क्या होता है? पॉलिटिकल एजेंट का काम होता है राजनीतिक मुद्दों पर चर्चाएं करना। अंग्रेज जो सलाह राजपूताना के राजाओं को देते थे वो राजपूताना के राजाओं को बताते थे, और राजपूताना के राजाओं की कोई समस्या होती थी वो अंग्रेजों को बताते थे। लेकिन कर्नल जेम्स टॉड जो थे, इनकी इतिहास में बहुत रुचि थी। जब उन्होंने राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ना शुरू किया तो उनकी जो ये रुचि थी राजस्थान के इतिहास में बढ़ने लगी। आपको पता है कर्नल जेम्स टॉड ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। बहुत फेमस पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है इन्होंने जो लिखी थी? एनाल्स एंड एंटिक्विटी एंटी एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान, ये पुस्तक जो लिखी थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो कर्नल जेम्स टॉड ने जब राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ा तो कर्नल जेम्स टॉड ने देखा कि किस प्रकार राजपूताना के राजाओं ने विरोधी सत्ता के सामने संघर्ष किया। उन्होंने हमीर देव चौहान जो रणथंभौर के शासक थे उनके बारे में सुना। उन्होंने अपनी वचनबद्धता के लिए अलाउद्दीन खिलजी की विशाल सेना के सामने टकराना स्वीकार कर लिया। उन्होंने मेवाड़ के महाराणाओं के बारे में सुना। उन्होंने राणा हमीर के बारे में सुना। उन्होंने रतन सिंह के बारे में सुना। उन्होंने महाराणा कुंभा के बारे में सुना। उन्होंने सांगा के बारे में सुना। उन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में सुना। उन्होंने देखा कि प्रताप की मुट्ठी पर छोटी सी सेना होते हुए भी उन्होंने अकबर की विशाल सेना का सामना किया। प्रताप ने अपनी स्वतंत्रता और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अकबर से संघर्ष करना स्वीकार कर लिया, बजाय अकबर की स्वाधीनता स्वीकार करने के। तो कर्नल जेम्स टॉड को इतिहास में रुचि बढ़ने लगी। कर्नल जेम्स टॉड ने और देखा कि किस प्रकार एक हाड़ी रानी जिसका नाम था सहल कंवर, उन्होंने अपने पति को युद्ध भूमि में जाने के लिए, जब वो नहीं जा पा रहे थे, तो अपनी गर्दन काट के अपने पति के हाथों में भेज दी थी, पति को भिजवा दी थी। उन्होंने और देखा कि किस प्रकार से वृक्षों को बचाने के लिए 363 स्त्री पुरुष शहीद हो गए, बल्कि पेड़ों को कटने नहीं दिया गया। अमृता देवी के नेतृत्व में उन्होंने ये कहानियां सुनी थी। उन्होंने ये भी देखा कि पन्ना राय, जिन्होंने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर, अपने पुत्र चंदन की बलि देकर और मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की रक्षा की थी, जब ये सारी कहानियां उन्होंने सुनी तो उन्हें बहुत अधिक
गौरव महसूस हुआ राजस्थान के इतिहास पे, और राजस्थान के इस गौरवमय इतिहास को उन्होंने एक पुस्तक में संकलित किया, और उसी पुस्तक का नाम जो है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान है। इसीलिए हम कहते हैं कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास के पिता। यहाँ तक कि जब कर्नल टोड अंग्रेजों से मिलते थे तब राजस्थान के लोगों की इतनी तारीफ किया करते थे कि अंग्रेजों को इन पे इस बात पे शंका होने लगी थी कि कहीं ये राजपुताना के राजाओं के साथ ना मिल जाए, और उन्हें बाद में इंग्लैंड भी भेज दिया गया था, और उन्होंने इंग्लैंड जाके ही इस पुस्तक को पूरा किया था, और 1829 ईस्वी में ये जो पुस्तक थी ये प्रकाशित की गई थी। तो उन्हें इस भूमि से इतना प्यार हो गया कि उन्होंने इस भूमि के बारे में हर तरह का वर्णन किया है। उन्होंने राजपूताना के राजाओं के बारे में लिखा, उन्होंने यहाँ के दुर्गों के बारे में लिखा, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया है। उन्होंने अरावली के बारे में बहुत कुछ लिखा है। अरावली का जो शिखर है, गुरु शिखर, उसे संतों का शिखर कहा है उन्होंने राजपूताना के सांस्कृतिक कल्चर के बारे में लिखा, और इस तरह से उन्होंने राजपूताना के इतिहास को बहुत अच्छी तरह से संकलित किया, जैसा हमें पहले कहीं नहीं मिलता है। इसीलिए हम उन्हें राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं। बाद में हमारे राजस्थानी इतिहासकार जैसे गौरी शंकर हीराचंद जो ओझा थे, उन्होंने कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक को भी पढ़ा था। उसमें कुछ कमियां रह गई थी, उनको सुधारा था, और बहुत से इतिहासकारों ने उनकी पुस्तक से सहयोग प्राप्त किया था। तो ये एक बेसिक पुस्तक थी जिसमें बहुत बृहद स्तर पर इतिहास को लिखा गया था। इसीलिए हम कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई कि इतिहास के पिता हेरोडोटस कहे जाते हैं, और राजस्थान के इतिहास के जो पिता है वो कौन कहे जाते हैं? कर्नल जेम्स टोड कहे जाते हैं। अब साथियों हम चर्चा करते हैं राजस्थान के इतिहास के सिलेबस के बारे में। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको किसी भी सब्जेक्ट का अगर अध्ययन करना हो तो उससे पहले आपको उसका सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। तो राजस्थान के इतिहास की अगर सिलेबस की बात करें तो मुख्य रूप से इसे हम तीन भागों में बांटते हैं। प्राचीन राजस्थान का इतिहास, उसके अलावा मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास, और हम पढ़ते हैं आधुनिक राजस्थान का इतिहास। ये तीन भागों में बांट के हम राजस्थान के इतिहास के सिलेबस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि प्राचीन में कौन से बिंदु आएंगे, मध्य में कौन से आएंगे और आधुनिक में क्या आएगा, तो प्राचीन काल की अगर बात करें तो राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राचीन सभ्यताएं, या आप कह सकते हो पुरातात्विक स्थल। क्या कह सकते हो? पुरातात्विक स्थल। जैसे आपने सुना होगा कालीबंगा जो हनुमानगढ़ जिले में है, उसके बारे में हमें पढ़ना होगा। आहड़ जो उदयपुर जिले में है, उसके बारे में हमें पढ़ना होगा। बागोर सभ्यता है जो भीलवाड़ा में है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तिलवाड़ा के बारे में पढ़ेंगे, बैराट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो सारी सभ्यताएं हैं ये आएगी आपके प्राचीन राजस्थान के इतिहास के सिलेबस में। पहला टॉपिक जो होगा वो होगा प्राचीन सभ्यताएं व पुरातात्विक स्थल। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जनपद काल व राजस्थान। कौन सा पढ़ेंगे? जनपद काल व राजस्थान। जैसे आपने देखा होगा कि महाजनपद काल का जो समय था उसमें पूरे भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। उन 16 महाजनपदों में जो छोटे छोटे उनके अंडर में जो जनपद हुआ करते थे वो कुछ राजस्थान में भी थे, जैसे सीवी है, मत्स्य है, पुरू है। तो इनके बारे में हम चर्चा किसमें करेंगे? जनपद काल में राजस्थान में करेंगे। उसके बाद अगर बात करें नंबर 3 पे, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्य काल व राजस्थान। मौर्य काल व राजस्थान, जैसे आपने सम्राट अशोक का नाम सुना होगा, बहुत महान मौर्य शासक थे। तो सम्राट अशोक का एक बहुत महत्वपूर्ण शिलालेख है भाबरू शिलालेख, जो हमें जयपुर में बैराट की पहाड़ियों से मिला था। तो उस तरह से, इसके अलावा आपने चित्रांगद मौर्य का नाम सुना होगा जिन्होंने चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण करवाया। तो ये सभी जो मौर्य शासकों की उपलब्धियां हैं वो हम किसमें पढ़ेंगे? मौर्य काल में राजस्थान में पढ़ेंगे। मौर्य काल और राजस्थान के बाद अगर बात करेंगे तो अगला आ जाएगा गुप्त काल में राजस्थान। गुप्त जो साम्राज्य था भारत में
उनका भी राजस्थान के काफी क्षेत्र पर अधिकार था। जैसे भरतपुर, भरतपुर जो रियासत थी वहां से गुप्त काल के शासकों के बहुत सारे सिक्के मिले। तो गुप्त राजाओं का जहां जहां राजस्थान में अधिपत्य था उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और वो हम करेंगे गुप्त काल में राजस्थान के बारे में। नंबर 5 अगर बात करें, जैसे हूण है, कुछ विदेशी जातियां जैसे हूण, कुषाण, पहलव, या फिर अगर बात करें मालव, सीवी, अर्जुनाइन, योद्धे, ये सारी विदेशी जातियां जो सिकंदर के आक्रमण के समय विदेशों से चल के भारत में आ गई थी और बाद में राजस्थान में आके बस गई थी। तो जो भी विदेशी जातियां चाहे भारत के अन्य क्षेत्रों से आई हो चाहे विदेशों से आई हो, जो राजस्थान में आके बस गए थे, उन सभी विदेशी जातियों के बारे में हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक में, विदेशी जातियों वाले। उसके अलावा लास्ट में अंतिम बिंदु अगर बात करें तो हमारा आ जाएगा प्राचीन काल में स्थापत्य। प्राचीन काल में स्थापत्य व साहित्य। जैसे प्राचीन शासकों ने जो भी राजस्थान में कोई दुर्गों का निर्माण करवाया हो, कोई झीलों का निर्माण करवाया हो, कोई मंदिरों का निर्माण करवाया हो, तो ये सारे जो भी स्थापत्य रहे उनकी हम चर्चा करेंगे। प्राचीन स्थापत्य और कुछ साहित्यिक पुस्तकों के बारे में बनेंगे, वो आ जाएगा साहित्य। तो ये जो है ये है आपके प्राचीन राजस्थान के इतिहास का सिलेबस। अब बात करेंगे मध्यकाल के बारे में कि मध्यकाल में क्या क्या बिंदु आएंगे। तो जो मध्यकाल है वो पूरा का पूरा हमारे राजपूताना काल से संबंधित है। कहने का मतलब अलग अलग राजपूताना के अलग अलग, मैं राजपूताना बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राजस्थान शब्द तो 1 नवंबर 1956 को बना है कि नहीं। इससे पहले इस क्षेत्र को अधिकतर राजपूताना ही कहा जाता था। आपको कमेंट करके एक बात बतानी है कि कर्नल जेम्स टोड ने हमारे इस भूभाग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया। तो राजपूताना में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजाओं का शासन था। तो किन किन जातियों का शासन था, जैसे अगर बात करें मेवाड़, तो मेवाड़ में गुहिल वंश का शासन, किसका था? गुहिल वंश का शासन था। मेवाड़ की भूमि आप किसे कहते हो? ये जो उदयपुर का क्षेत्र है, चित्तौड़ है, राजसमंद है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, और ये राजसमंद का ये वाला जो क्षेत्र है ये मेवाड़ कहलाता है। और यहाँ पे किस वंश का शासन था? गुहिल वंश का शासन था। आपने अभी जो मैंने जिक्र किया महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, ये सब किस वंश से संबंधित हैं? गुहिल वंश से संबंधित है। तो पहला जो वंश आएगा कौन सा जाएगा? गुहिल वंश। उसके बाद अगर बात करें दूसरा इंपॉर्टेंट जो वंश है वो कौन सा है? राठौड़। राठौड़ वंश की अगर बात करें तो जोधपुर की रियासत उनके पास थी, बीकानेर की रियासत उनके पास थी, किशनगढ़ की रियासत उनके पास थी। तो इन क्षेत्रों में किसका अधिकार था? राठौड़ वंश। उसके बाद राठौड़ों के बाद अगर बात करें तो अगला आ जाएगा कछवाहा वंश। कछवाहा वंश का शासन जयपुर के आसपास के क्षेत्रों पर था। सवाई जय सिंह जिन्होंने जयपुर नगर बसाया था, आपको पता है जयपुर नगर की नींव रखी थी, और जयपुर वर्तमान में हमारी राजधानी है। तो ये जो सुव्यवस्थित जो शहर है वो कछवाहा शासकों के द्वारा बसाया गया। इन सभी राजाओं की चर्चा हम करेंगे कछवाहा वंश के अंदर। उसके अलावा और भी बहुत सारे वंश हैं, जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश की अपन बात करेंगे। सबसे पहले राजस्थान में महत्वपूर्ण शासक जो भी हुए हैं वो गुर्जर प्रतिहार ही हुए। वत्सराज है, मिहिर भोज है, जिन्होंने आपका नाम सुना, ये सब गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके अलावा अगर बात करें गुर्जर प्रतिहार हो गए चौहान वंश। चौहान वंश की अगर बात करें तो अर्णवराज का नाम आपने सुना होगा, जयराज चौहान का नाम सुना होगा, और सबसे बढ़ के पृथ्वीराज चौहान का आपने नाम जरूर सुना होगा। पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा था और दूसरा युद्ध भी लड़ा था। मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ते हुए पृथ्वीराज चौहान जो थे वो शहीद हो गए थे। अगर इतिहास में अगर पूछा जाए कि कौन से दो महत्वपूर्ण युद्ध हैं जिनके कारण राजपूताना या पूरे भारत की स्थिति बदल गई, तो पहला युद्ध जो होगा वो तो होगा तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। और दूसरा जो महत्वपूर्ण युद्ध होगा वो होगा खानवा का युद्ध। क्यों? क्योंकि तराइन के युद्ध हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान जब युद्ध हार गए थे, उसके बाद ही भारत में सल्तनत काल आया। और
ये जो खानवा का युद्ध था, ये युद्ध हारने के बाद ही, जब राणा सांगा हार गए थे और बाबर जीत गया था, ये युद्ध हारने के बाद ही भारत में मुगल काल आया था। तो ये दो महत्वपूर्ण बहुत युद्ध थे। तो चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान। चौहान वंश के अलावा अगर बात करें, जाट राजवंश के बारे में भी हमें पढ़ना है, जहां जिनका भरतपुर और धौलपुर के क्षेत्र पर अधिकार था। यादव राजवंश के बारे में भी हमें पढ़ना है, जिनका जैसलमेर, करौली रियासतों पर अधिकार था। उसके बाद अगर बात करें मुस्लिम राजवंश, तो मुस्लिम तो एकमात्र रियासत थी जो कौन सी थी, टोंक रियासत, अमीर खां पिंडारी जो थे। तो ये जो सारा इतिहास है, ये आपका है मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। इसमें अलग अलग राजवंशों ने अलग अलग क्षेत्र पर शासन किया। अब बात करेंगे आधुनिक राजस्थान के इतिहास में कौन से टॉपिक आते हैं, कौन से बिंदु आते हैं। तो देखो साथियों, मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में राजा जो है अलग अलग राज्य में शासन कर रहे हैं। आधुनिक राजस्थान के इतिहास में क्या होता है कि जब अंग्रेजों का भारत में आगमन होता है, अंग्रेजों का जब भारत में आगमन हुआ, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहला उन्होंने काम किया कि उन्होंने अलग अलग राजाओं से संधियां करनी शुरू कर दी। जो छोटे राजा थे उनको बड़े राजाओं का भय दिखा के और संधियां करनी शुरू कर दी। अंग्रेजों ने कहा कि आप हमसे संधि कर लो, ताकि पड़ोसी जो राजा है वो आप पे आक्रमण ना कर सके। छोटे राजाओं को ऐसा लगा कि अंग्रेज हमारे हित की बात कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों के जो हित थे वो उन्हें बाद में पता चला कि अंग्रेज क्या सोचकर भारत में आए थे। तो सबसे पहले उन्होंने राजपूताना के छोटे छोटे राजाओं के साथ संधियां की। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे आधुनिक राजस्थान के इतिहास में, वो टॉपिक होगा संधियां। कौन सा, संधियां। जो अभी मैंने बात की थी, 1818 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट बन के आए थे और उन्होंने राजपूताना में संधियों करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आपको ये कमेंट करके एक बात और बतानी है कि राजस्थान में जो संधियां की गई थी उन पे किस अंग्रेज अधिकारी ने हस्ताक्षर किए थे। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम संधियां। जब राजपूताना के अधिकतर राजाओं ने जब संधियां कर ली, संधियां करने के बाद अंग्रेजों ने मनमाने ढंग से अपनी नीतियां लागू करनी शुरू कर दी। उन्होंने राजाओं पर टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। एक राजा के बाद उसका पुत्र बनेगा, उसका कौन सा पुत्र राजा बनेगा, किस तरह से आप राज्य का संचालन करोगे, ये सारी चीजों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इन कारणों से, टैक्स बढ़ाने के कारण जो भार था वो राज्य पे आया और राज्य ने टैक्स बढ़ा दिए किस पे, जनता पे। जनता पे टैक्स बढ़ाने के कारण आम जनता जो थी वो बद से बदतर हो गई, उनकी हालत होती रही और वो और पीड़ित होती रही। जब इस तरह की सारी माहौल पनपा तो लास्ट में सभी के मन में एक क्रांति उबाल मार रही थी और वो उस क्रांति का नाम था, जो अपन क्रांति पढ़ेंगे वो है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में जनमानस ने और क्रांतिकारी युवकों ने, छोटे मोटे राजा के रियासतों ने, सामंतों ने, सभी ने भाग लिया और अंग्रेजों के प्रति जो गुस्सा था, जो विरोध था, वो इस क्रांति में निकलकर सामने आया। तो जो संधियां की थी और संधियों के बाद अंग्रेजों ने जो नीतियां लागू की थी, उन्हीं का परिणाम था 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति हो गई। हालांकि 1857 की क्रांति सफल नहीं हो पाई, लेकिन उसके बावजूद लोगों के मन में एक बात जरूर घर कर गई कि अगर व्यवस्थित रूप से ये क्रांति की गई होती या अगर थोड़ी सी और हिम्मत दिखा ली होती तो हो सकता था कि हम अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल देते। ये सब भावनाएं जब आम जनता के मन में आ गई तो जैसे किसान थे, जैसे छोटी जनजातियां थी, उनके मन में भी संघर्ष करने की भावना पैदा होने लगी। तो आप देख सकते हो 1857 की क्रांति ने आगे के जो आंदोलन थे उनके बीज बो दिए थे। जैसे अगर बात करें 1857 की क्रांति के बाद अगले जो आधुनिक राजस्थान के इतिहास में नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा किसान आंदोलन। किसान आंदोलन यानी हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति के कारण ही किसानों के मन में आंदोलन करने की भावना जागृत हुई। किसान आंदोलन, किसानों ने आंदोलन किए। किसानों के बाद छोटी छोटी जो जनजातियां उन्होंने भी आंदोलन किए। जनजातियां जैसे भील है, मीणा है, ये भी तो पीड़ित थे।
राजा इन पे भी बहुत ज्यादा टैक्स लगाते थे, क्योंकि अंग्रेज इनको कहते थे टैक्स लगाने के लिए, तो ये भी पीड़ित थे। तो इन्होंने भी क्या है, संघर्ष करने की शुरुआत कर दी और आंदोलन करने शुरू कर दिए। जब 1857 की क्रांति हुई, जब किसानों ने आंदोलन किए, जब छोटी छोटी जनजातियों ने आंदोलन किए, तो कह सकते हो कि पूरी प्रजा के मन में एक आंदोलन की भावना जागृत हो गई। पूरी प्रजा जो थी वो जागरूक हो गई और पूरी प्रजाओं ने ग्रुप बनाने शुरू कर दिए। हिंदी में कहोगे तो प्रजाओं ने मंडल बनाने शुरू कर दिए और अंग्रेजी सत्ता से संघर्ष करने की शुरुआत कर दी। जो प्रजाओं ने मंडल बनाए, जो समूह बनाए, उसी को हम कहते हैं प्रजा मंडल आंदोलन। जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, प्रजा मंडल आंदोलन। और जब जनता ने मंडल बना लिए, समूह बना लिए और अंग्रेजों का विरोध करने लग गई, और इस तरह से जब बड़ी संख्या में जनता अंग्रेजों के खिलाफ हो गई, तो लास्ट में आपको पता है कि 1947 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, और जिसके कारण देश जो था वो क्या हो गया, आजाद हो गया। देश तो साथियों आजाद हो गया, ये बात तो सही है, लेकिन जब देश आजाद हुआ तब देश के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि देश जो था वो अलग अलग भागों में, यानी अलग अलग टुकड़ों में बंटा हुआ था। सभी जो रियासतें थी वो अपने आप में स्वतंत्र रहना चाहती थी, कोई भी एक राष्ट्र बनाने के पक्ष में नहीं था। तब हमारे देश के जो पढ़े लिखे या कह सकते हैं बुद्धिजीवी जो व्यक्ति थे, जैसे महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, अंबेडकर जी थे, या जवाहरलाल नेहरू हो गए, उसके अलावा सरदार पटेल हो गए जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, उन्होंने एक योजना सोची और उन्होंने पूरे देश को एक करने के लिए एक आयोजन किया। एक अंतिम आयोजन जो था वो कहलाया एकीकरण। जो अंतिम चरण जो कहलाया वो कहलाया एकीकरण, यानी पूरे देश को एक करने के लिए जो चलाया गया अभियान जो था वो था एकीकरण, जो हमारे राजस्थान में भी चला। राजस्थान की सभी रियासतों को एक किया गया और 1 नवंबर 1956 को हमारा राजस्थान जो था वो बनके तैयार हुआ, जिस राजस्थान को आप आज जानते हो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो संघर्ष किया देश को आजाद करने के लिए, इसीलिए उन्हें हम लौह पुरुष कहते हैं। तो ये है आपके राजस्थान के इतिहास का सिलेबस। अगर आप ढंग से समझेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे मनुष्य ने विकास किया, जैसे जैसे भारत के इतिहास का सिलेबस बढ़ रहा है, उसी के अनुरूप राजस्थान के इतिहास का सिलेबस बढ़ रहा है। तो जैसे पहले पुरातात्विक सभ्यताएं थी जो अब विलुप्त हो चुकी हैं, फिर जनपद काल आया था भारत में, वो पढ़ना है, मौर्य काल, गुप्त काल, कुछ विदेशी जातियां आई थी, फिर मध्य काल में अलग अलग जातियों ने शासन किया अलग अलग क्षेत्रों पे। आधुनिक काल में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले अंग्रेजों ने संधियां की थी, उसके बाद 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद किसान आंदोलन हुए थे, फिर जनजातीय आंदोलन हुए थे, उसके बाद प्रजामंडल आंदोलन हुए थे, और लास्ट में राजस्थान को एक करना जो था उसको कहलाया एकीकरण। तो ये है आपके राजस्थान के इतिहास का सिलेबस। तो साथियों, आज हमने राजस्थान के इतिहास के सिलेबस पे चर्चा की। आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सिलेबस का पता होना चाहिए, ताकि हम जिस भी बिंदु के बारे में पढ़ रहे हों तो आपको सटीक जानकारी हो सके कि हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। ऐसे ही राजस्थान के इतिहास की सीरीज में आगे हम चर्चा करेंगे किसी महत्वपूर्ण बिंदु पे और किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और अगर आपको चैनल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।